महालक्ष्मी पापा मानी मुंबई अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया की सबसे ज़्यादा असर व रसूख वाली और दौलतमंद क्वीन समझी जाती थी। बम्बई में रहने वाले निचले तबके के तामिल लोग अपने तमाम मसाइल के हल के लिए पापा मानी का रुख किया करते थे। तामिल लोगों के लिए पापा मानी मुंबई शहर में एक देवी से कम न थी, ड्रग माफिया की महादेवी। पापा मानी की इब्तदाई कहानी दीगर माफिया सरबराहों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। बहुत से बाअसर मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया डॉनों की तरह पापा मानी का बचपन भी इंतहाई गुर्बत के आलम में गुजरा था। पापा मानी तामीराती काम करने वाले एक मज़दूर की बेटी थी जो तमिलनाडु के इसी डिस्ट्रिक्ट से था जिससे अबू सालिम का ताल्लुक़ था। परिस्वामी और मीनाक्षी के घर 1960 में पापा मानी की पैदाइश हुई। पापा मानी ने अपने बचपन का बेशतर हिस्सा बेंगलोर के इलाके शिवाजी रोड पर वाक़ एक कच्ची आबादी में गुजारा। उसके बहन भाइयों में नाथन, मोहन और ईशु दास शामिल थे। चूँकि पापा मानी का ख़ानदान इंतहाई कस्मा पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहा था, इसलिए ये बच्चे कभी स्कूल नहीं जा सके। 1980 में पापा मानी बम्बई आ गई। इस वक्त उभरते डॉन वरदराजन मोनी और मुरालिया, जो खुद भी तामिल था, एक मंसूबे के तहत तामिल बाशिंदों की कच्ची बस्तियां मुंबई के मज़ाफ़ात में आबाद करना शुरू की। पापा मानी भी किसी ऐसी ही कच्ची बस्ती की रिहायशी थी। वरदराजन गैर कानूनी शराब के धंधे से वाबस्ता था और इसका मरकज़ी अड्डा सेंट्रल मुंबई स्टीन खोलीवाड़ा में वाक़ था। इसका मंसूबा था कि ख़ुद को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए बम्बई में एक छोटा तामिल शहर आबाद किया जाए। जनूबी इंडिया में वरदराजन के काफ़ी कारिंदे थे जो गरीब तामिल ख़ानदानों को वरदराजन के कहने पर इन कच्ची बस्तियों में भेजते रहते थे। ऐसी कच्ची आबादियों के लोग एक जानिब वरदराजन के गैर कानूनी धंधों के लिए अफरादी क़ुव्वत थे, तो दूसरी जानिब शहर में इसकी सियासी क़ुव्वत भी यही लोग थे। देखते ही देखते इन तामिल लोगों पर मुश्तमिल बड़ी कच्ची आबादियाँ बम्बई शहर में सर उठाने लगीं और पापा मानी वरदराजन की करीबी साथी बन गई। वरदराजन की कुर्बत की वजह से स्टीन खोलीवाड़ा के लोग इसकी बहुत इज्जत करने लगे थे। ताहम जब शराब साजी पर पाबंदी का एक्ट 80 की दिहाई में ख़त्म कर दिया गया और वरदराजन ज़वाल पजीर होने लगा, तो पापा मानी की तकदीर ने भी पलटा खाना शुरू किया। वो लोग जो कभी इसकी बड़ी आओ भगत किया करते थे, अब उन्होंने आंखें फेर ली थीं। पापा मानी एक मरतबा फिर हालात के रहमो करम पर थी। इसके बावजूद आनी आसाब की मालिक थी और इतनी जल्द हार मानने वालों में से ना थी। इसके यही अज़ाइम इसको एक मरतबा फिर उरूज पर ले गए। एंटॉप हिल एरिया के मज़ाफ़ात में पापा मानी ने गुजारा करने के लिए कचरा तक चुना। इसी दौरान इसकी मुलाकात चीना पादेवरी नामी एक शख्स से हुई। देविंदर एक ऑयल कंपनी में काम किया करता था और इस नौकरी से पहले वो मुंशियात फ़रोख्त किया करता था। पापा मानी ने देविंदर से शादी कर ली और इसके साथ स्टेशन पर वाक़ कच्ची आबादी में रहने लगी। कुछ अरसा उन्होंने स्टीन खोलीवाड़ा के करीब हनुमान मंदिर के पास ही एक कमरा किराए पर ले लिया। पापा मानी के यहाँ 4 बेटियों और एक बेटे की पैदाइश हुई, जिनके नाम जयंती, ललितिया, जयश्री, जयलक्ष्मी और निकतीन थे। पापा मानी की ज़िंदगी अब भी सख्तियाँ ख़त्म नहीं हुई थीं। इसका शोहर देवेंद्र शराब नोशी का आदी था और इसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा शराब नोशी की नज़र हो जाता था। एक दिन नशे में धुत वो कहीं जा रहा था और इसका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे के बाद देवेंद्र जिस्मानी तौर पर मफलूज होकर रह गया। 5 बच्चों और अपाहज बेरोज़गार शोहर की जिम्मेदारी अब पापा मानी के कंधों पर आ गई। इसे अब घर से बाहर निकलकर कुछ न कुछ करना था। इन्हीं मुसीबत के दिनों में पापा मानी की पड़ोसन सावित्री ने इसकी मुलाकात स्टीन खोलीवाड़ा में एक शख्स से कराई जो बड़ी कामयाबी के साथ मुंशियात का धंधा कर रहा था। सावित्री बजाते खुद भी हीरोइन की पुड़ियाँ फ़रोख्त किया करती थी। इस काम में पैसा देखकर पापा मानी ने फ़ौरन ही मुंशियात का धंधे की हामी भर ली। सावित्री ने ही राय रोड की ज्योति माँ को भी इस धंधे पर लगा रखा था। ज्योति और पापा मानी सावित्री के हुक्म पर हीरोइन की पुड़ियाँ मतलूबा पार्टियों तक पहुँचाने के काम पर लग गईं। देखते ही देखते खोलीवाड़ा के मज़ाफ़ात में इन 3 औरतों का गिरोह हीरोइन फरोशी के कारोबार में छा गया।
पापा मानी एक ज़हीन औरत थी। इसकी नज़र हमेशा इन लाखों रुपयों पर रहती थी जो इनके सरगना के हाथ आ रहे थे। जल्द ही पापा मानी ने अपने बॉस को खैराबाद कहकर अपना ज़ाती बिजनेस जमा लिया। 1991 में पापा मानी ने फैसला किया कि सावित्री से अलहदा होकर हीरोइन की पुड़ियाँ तकसीम करने के लिए अपना अलहदा गैंग बनाए। पापा मानी की हिकमत अमली इंतहाई सादा थी। वो किसी न किसी तरह 3-4 लाख रुपए के इवज़ 5 किलोग्राम हीरोइन खरीद लिया करती थी। इसके बाद वो इस हीरोइन को 10 ग्राम की 40 पुड़ियों में तकसीम कर देती। ये पुड़ियाँ फ़रोख्त करके पापा मानी 3 लाख रुपए माहाना तक कमाने लगी, जो बम्बई के किसी मल्टीनेशनल चीफ एग्जेक्टिव की तनख्वाह के बराबर थी। कभी कभी अपने रेगुलर कस्टमर्स की जानिब से बड़े ऑर्डर भी मिल जाते। पुलिस ने पापा मानी को कई मरतबा गिरफ्तार किया, लेकिन वो एक चालाक औरत थी, इसलिए हमेशा अदम सबूत की बिना पर छोड़ दी जाती। थोड़े ही अरसे में कच्ची आबादी की इस अनपढ़ औरत ने मैनेजरों और मशीरों से लेकर फेरी वालों तक मुश्तमिल एक सल्तनत कायम कर ली। कोलीवाड़ा के कच्ची आबादियाँ अब पापा मानी के मुंशियात के कारोबार का गढ़ बन चुकी थी। पापा मानी ने कच्ची आबादियों के सैकड़ों मर्दों और औरतों को हीरोइन बांटने के काम पर लगा रखा था। इन बेरोज़गार लोगों को इस काम के लिए अच्छी खासी रकम मुयस्सर आ जाया करती थी। पापा मानी के पास नकद रकम अब इतनी बड़ी तादाद में जमा हो चुकी थी कि इसे कैश महफूज करने के लिए मुख्तलिफ झोंपड़ियों में अपने एतबार वाले लोग के पास रखवाना पड़ता था। अब वो लाखों से आगे जाकर करोड़ों में खेल रही थी। इसने खैराती कामों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। यूं वो गरीबों का बैंक अकाउंट बनकर रह गई। जिसे कर्ज चाहिए होता पापा मानी के पास पहुंच जाता, जिसके पास खर्चा ना होता पापा मानी के पास पहुंच जाता। मशहूर था कि पापा मानी 3 से 4 लाख रुपए नकद हमेशा अपने पास रखा करती थी, जो इसकी साड़ी के पल्लू में मौजूद होते थे। ये पैसा वो अपने तामिल खिदमत गुजारों में बांटती रहती थी। एक जानिब पापा मानी खैराती इदारे भी चला रही थी और दूसरी जानिब मुंशियात के धंधे से दौलत के अंबार भी लगाती जा रही थी। इतनी दौलतमंद होने के बावजूद भी वो इस कच्ची आबादी की झोंपड़ी में रहा करती थी और इसी झोंपड़ी से 2 बड़े बड़े मुनाफा बख्श कारोबार में सरमायाकारी भी कर रही थी। इसने पहली मर्तबा बंगलोर शहर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करना शुरू की। अगरचे पापा मानी ने दौलत के अंबार बम्बई शहर में कमा कर लगाए थे, लेकिन इसे बंगलोर शहर से दिली लगाव था, जहां इसने बचपन के दिन गुजारे थे। इसलिए वो शहर को कभी भुला ना सकी और अपनी सरमायाकारी में भी इसने एक बड़ा हिस्सा इसके लिए मुख्तस किया हुआ था। बेंगलोर में पापा मानी ने एक 3 स्टार होटल भी तामीर करवाया था। अबू सालिम के डिस्ट्रिक्ट यानी अपने आबाई शहर में इसने अपने लिए एक आलीशान बंगला और दुकानें भी तामीर करवाई थीं। पापा मानी ने ये तमाम दुकानें किराए पर दे रखी थीं और किराया वसूल करने के लिए बाकायदा चंद कारिंदे मुकर्रर किए हुए थे। पापा मानी ने स्टीन कोलीवाड़ा की कच्ची बस्ती के लोगों को खुशहाल बना दिया था। इसलिए वहाँ के लोग ना सिर्फ इसकी इज्जत करते थे, बल्कि दौलत की देवी के तौर पर भी इसे जानने लगे थे और इसीलिए इसका नाम महालक्ष्मी भी रख दिया था। पापा मानी अब महालक्ष्मी पापा मानी देविंद्रा कहलाने लगी। 1993 में बम्बई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने एक मरतबा फिर पापा मानी को गिरफ्तार कर लिया। इस मरतबा एंटी नारकोटिक्स को यकीन था कि वो इतना मजबूत केस बनाएंगे कि पापा मानी को लंबे अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। पापा मानी मामले की नज़ाकत से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए इसने नारकोटिक्स मुकदमात के माहिर वकील अय्याज खान को अपने पास बुलवा लिया। पापा मानी अनपढ़ होने के बावजूद कानूनी पेचीदगियों से बखूबी वाकिफ थी और इसे अंदाज़ा था कि अगर पूरे बम्बई शहर में ऐसा कोई वकील है जो इसे जेल जाने से बचा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अय्याज खान है। पापा मानी के अंदाजे बिल्कुल सही साबित हुए। अय्याज खान ने केस में मौजूद कमज़ोरियों का न सिर्फ फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया, बल्कि इसने पापानी पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को गलत करार देते हुए मुकदमा भी जीत लिया। इसलिए पापा मानी ना सिर्फ जेल जाने से महफूज रही बल्कि ज़मानत पर रिहा भी हो गई। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की वीडियो।
इससे अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि पापा मानी महालक्ष्मी ने पुलिस वालों से निपटने के लिए किस तरह हिजड़ों की एक टीम बना रखी थी। मेरी आप तमाम लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। आज के लिए इतना ही। मुंबई माफिया 2.0 की अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।